नमस्कार। प्रारब्ध के एक और वीडियो चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे साथ जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं तेमजिन एमना एलांग साहब, नागालैंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नागालैंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय स्तर पर कहें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें, एक ऐसा चेहरा जो लंबे समय के बाद भारतीय राजनीति में एक ऐसे खिलंदड़ के साथ साथ गंभीर व्यक्तित्व की पहचान रखता है, जिसके की मुरीद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। तेंजिन साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप लखनऊ में हैं। सबसे पहले तो प्रभु श्री राम, कृष्ण और शिव की इस पवित्र धरती उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। उसकी राजधानी अवध में आपका स्वागत है। आप अभी थोड़ी देर पहले जब औपचारिक बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश तो एक पूरा देश है। लेकिन तो सत्य है। तो कैसे देखते हैं आप उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति को या वर्तमान सत्ता को? हमारे लिए लखनऊ में आना पहले बार है और अटल जी का शहर है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी का राज्य है। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, और अभी की स्थिति यूपी का देख के हमारे पूर्वोत्तर के लोग भी बहुत प्रसन्न हैं जी। यहाँ पहले जैसे बहुत सारे जो कांड होते थे या बहुत सारे कमियां जो है, उन चीज़ों को पूरा भरपूर होके ठीक ठाक चलने का एक राज्य हो गया, उन्नति का राज्य हो गया। और उसके लिए योगी जी को भी श्रेय देते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी की अगुवाई में जो उत्तर प्रदेश में इतना उन्नति होने का कभी भी हम लोग नहीं सोचा था, और आज उसी पवन धरती में आके हमारा भी आप लोगों के साथ मिलना जुलना हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेंजिन साहब, उत्तर प्रदेश से बात हमने शुरू की, लेकिन अब आपको जरा मैं लेकर चलता हूँ आपके पूर्वोत्तर में। हिंदी पट्टी में आप इतने लोकप्रिय हैं, और मेरे ख्याल से ये हमारी देश की विडंबना रही है, चाहे वो स्थापित मीडिया की कही जाए या एक पूरे नैरेटिव की कही जाए, कि एक समय ऐसा था कि नॉर्थ ईस्ट न तो प्रमुखता से स्थान पाता था समाचारों में, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, ना विमर्शों में। लेकिन पिछले 5, 7, 8 सालों से जो मैं सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा हूं, आपके माध्यम से अगर मैं आपको कहूं कि आप पूर्वोत्तर की एक खिड़की हैं, हालांकि शरीर से आपको खिड़की कह पाना तो एक धृष्टता ही होगी, तो ऐसे में आप नॉर्थ ईस्ट के एक एम्बेसडर के रूप में अपने भूमिका कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं और उसको कैसे कर पाते हैं, इतने शानदार तरीके से निभा कैसे पा रहे हैं? नहीं, हम लोग, आपने खुद कह दिया, पूर्वोत्तर के बारे में इतना कुछ नहीं जानते थे। ये नहीं है कि अदृश्य थे, ये बात तो नहीं है, मगर अगर मैं जवाब दूंगा आप सोचेंगे कि भाजपा का अध्यक्ष है राज्य का, तो वो ऐसे ही बोल रहा होगा, मगर सत्य बात तो बोलना पड़ेगा। अटल जी के समय में कोशिश किया गया था पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय हित में देश के साथ एक साथ जुड़ा के ले जाने के लिए, मगर उसको पूरा किया मोदी जी ने। जी। मोदी जी आने के बाद 8-9 साल के अंदर में पूर्वोत्तर में वो 50 बार से अधिक आया है। बिल्कुल। एक समय था कि प्रधानमंत्री का चेहरा देखना तो हम लोग बहुत दूर की बात सोचते थे कि कभी आएंगे तो ठीक है, मगर अभी तो 50 बार से अधिक आ चुका है वो। और पूर्वोत्तर तो आप जानते हैं कि वहाँ जनजातीय समूह है, 8 राज्य है, छोटे छोटे राज्य हैं। और अभी असम में देखो, हमारी हिमंता बिस्वा शर्मा जी, जो हम हमेशा सुपर सीएम कहते हैं, वो बहुत मेहनती है। वो पूर्वोत्तर को लेके एक दिशा में लेके चल रहा है वो। तो अभी पिछड़ा हुआ डेवलपमेंट के अनुसार हम लोग नहीं कह रहे जी, मगर जो
हिंदी पट्टी से बहुत ही दूर था, क्योंकि बातचीत में और जो भी भाषा जो इस्तेमाल करते हैं वहाँ बात कहा जाता है वहाँ, तो वो हिंदी से बहुत दूर थे। बिल्कुल। अभी हम सबों को ये समझ में आया है कि हमारी जो स्थानीय भाषा है उसको भी बचा के चलना है, मगर देश के साथ जोड़ने के लिए हिंदी भाषा जानना, सीखना, बोलना, लिखना आना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में जो प्रश्न आपने पूछा जी। कि यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, एक देश के तरह है। अगर देश में गिना गया होता तो 9वां या 10वां स्थान प्राप्त होता। बिल्कुल। तो आप सोचिए, इतना बड़ा आबादी, और सिर्फ यूपी नहीं, अभी एमपी को भी देखिए, राजस्थान देखिए, बिहार को जोड़िए, तो उन यहाँ हिंदी पट्टी का बहुत ही विशाल स्वरूप है उसका। तो देश का राजनीतिक जो धड़कन है वो यूपी से शुरू होता है। बिल्कुल। बहुत लोग अच्छा नहीं लगेंगे, मगर सत्य बात तो यही है, राजनीतिक धड़कन यूपी से शुरू होता है। बिल्कुल। और इस दिशा में चलते रहेंगे तो मोदी जी की अगुवाई में ये देश और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और अभी आपने जैसे जब हिंदी की बात की, और वहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों का बड़े राज्य हैं हिंदी भाषी, तो आप देखें ना, आपने ये बात कही कि हमें यानी पूर्वोत्तर के लोगों को अपनी जो डायलेक्ट्स हैं, जो बोलियां हैं, स्थानीय बोलियां हैं, उनको भी बचाना है। तो उसका उदाहरण हिंदी को प्रमुखता की भाषा बनाते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार में भी मौजूद है। यहाँ साहब हर 15-18 मील के बाद एक नई बोली आ जाती है। यहाँ भोजपुरी है, यहाँ ब्रज है, यहाँ बुंदेलखंडी है, लेकिन इस सब के बाद भी हिंदी सबसे प्रमुखता से बोली जाती है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब साहब, एक वर्तमान, चूंकि मैंने आपको कहा आप पूर्वोत्तर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्थापित हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हैं, एक समस्या जिसके बारे में पूरा भारत, विशेष तौर पर हिंदी पट्टी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे लोग सूचना के स्तर पर भी चिंतित हैं, जो कि है मणिपुर से जुड़ा हुआ। मणिपुर में जो वर्तमान हालात चल रहे हैं इस समय, उसके बारे में मीडिया में जितनी भी बातें हो रही हों, सबके अपने अपने तरीके होते हैं बात करने का। कोई एजेंडा बेस्ड भी बातें होती हैं, इससे भी हम मना नहीं कर सकते। आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा, प्रारब्ध के इस मंच पर मणिपुर के वर्तमान परिदृश्य पर क्या कहेंगे तेनजिन साहब? मैं तो नागालैंड का हूँ, मणिपुर के विषय में जान के भी बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ की जनजातियों के विषय में बातें हैं। तो वहाँ जो भी अभी हुआ है, खून खराबा हुआ है और माल और जान गंवाए हैं बहुत लोग, तो वो चीज़ का घोर निंदन होना चाहिए जी। क्योंकि आप अपने विचारों को, आप अपने दुख भरे बातों को या अपने उपलब्धियों को आप रख सकते हैं। बात करना चाहिए, एक दूसरों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए जी। मंथन करना चाहिए, मगर एक दूसरों का जान लेने का किसी को हक नहीं दिया। बिल्कुल। और हम सब इस देश के वासी हैं, उसी तरह मणिपुर का भी वासी जो हिल्स एरिया में रहते हैं, जो पहाड़ी इलाका, वहाँ के लोग भी, वहाँ की जो भी रीति रिवाज और सोच विचार के लोग हैं, और प्लेन्स में जैसे मैतेई लोग रहते हैं, हिल्स एरिया में कुकी रहते हैं और नागा लोग बहुत अधिक है वहाँ जी। तो उन सब चीज़ों को संभाल के लेके चलना बहुत ज़रूरी है। जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि चाहे वो कुकी का जान गया हो या वो मैतेई का जान गया हो, और किसी का माल या उनके घर, उनके परिवार, बहुत सारे सदस्यों को मृत्यु पहुंचाया गया, ये सब गलत बात होता है। तो राजनीतिक स्तर में अभी हमारे ख्याल से हमारी गृह मंत्री जी अमित शाह जी बहुत अच्छी तरह से उन चीज़ों को संभाल रहे हैं, हिमंता बिस्वा जी भी संभाल रहे हैं, और संगठन की तरफ से हमने मालूम किया कि संबित पात्रा जी, डॉक्टर संबित पात्रा जी और वरिष्ठ अपने संगठन के लोग वहाँ जाके वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीतों को जोड़ के जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा समय तो लगेगा, बिल्कुल थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि
बहुत बहुत सारे बातें हैं उसमें, और उन चीज़ों को ठीक करने में थोड़ा तो समय लगेंगे। हम सब प्रार्थना करना चाहिए कि हम सब उस मणिपुर की उस भाग में भी शांति पूर्वक हर एक बातों को लेके जा सके। जी बिल्कुल। अ, अब एक विकास, चूंकि आपके जिन्हें आप गुरुजी कहा करते हैं, यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी का जितना फोकस नॉर्थ ईस्ट को लेकर रहा है, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया भी कि इतने सारे दौरे उन्होंने किए, बल्कि कैबिनेट की बैठकें भी पूर्वोत्तर में होनी शुरू हुई। विकास को लेकर पिछले 9-1 सालों में जो भी पूर्वोत्तर में विकास हुआ है, उसको लेकर आप एक राजनेता के रूप में, साथ में ही वहाँ के जनप्रतिनिधि यानी जनता की भावना के को व्यक्त करने वाले राजनेता के रूप में क्या कहेंगे, कैसे ले रहा है पूर्वोत्तर अपने विकास को? पूर्वोत्तर के लोग के लिए ये तो बहुत आश्चर्य होने वाली बात है। जी हमारा उम्र ज़्यादा तो है नहीं, फिर भी करीबन 43 साल की उम्र में इन 8-9 सालों में जो बदलाव देखा है ना, वो हमने कहीं और नहीं देखा। बहुत और बढ़िया। बहुत बार तो सोचते हैं ना कि हम लोग जब बातचीत होते हैं हमारे नागालैंड में या पूर्वोत्तर की राजनेताओं के बीच में, बोलते हैं कि यार ये नागालैंड में एक संसद होता है, एक लोकसभा का संसद होता है, एक राज्यसभा का होता है। दिल्ली वाला कहाँ हम लोगों को इतना देखेंगे, दिल्ली वाला कहाँ हम लोगों के पास इतना निकट आएंगे, या हिंदी पर भाषा बोलने वाले लोग हम लोगों को थोड़ी इतना प्यार करेंगे। ये सब बात होते थे। जी अभी तो ये प्रॉब्लम है कि प्यार बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप सोचिए, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो नागालैंड में करीबन 20 नेशनल हाईवे बन रहा है। जी कोहिमा से, दिमापुर से कोहिमा जाने का जो रास्ते थे, एक समय में 8 घंटे लगते थे। 72 किलोमीटर के रोड 7 से 8 घंटे में भी मुश्किल होते हुए पहुंचते थे। जी 1 घंटा 15 मिनट में। बहुत बड़ी बात। अभी कोहिमा से जनबतो जाने के लिए पिछले साल तक हम लोगों को करीबन 7.5 घंटे का रास्ते तय होते थे। कोहिमा से जनबतो पहुंच रहे 3 घंटे में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो मोदी जी के समय में हो रहा है, देखो हम तो ये मानते हैं कि उपलब्धि ऐसे ही तो नहीं होता है ना। जो पिछड़ा हुआ को आगे लाने के लिए जो भी काम हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, मोदी जी को श्रेय जाते हैं। हम लोग एक सांसद, मिजोरम में भी बोलो एक ही सांसद, मणिपुर में बोलो 2 सांसद, अरुणाचल में बोलो 2। आज अगर आप देखा जाए तो पूर्वोत्तर का पूरा उपलब्धि ही डेवलपमेंट है। और घर घर, गांव गांव, दूर दूर गांव वाले लोग जानते हैं कि कौन डेवलपमेंट कर रहा है। हाँ, मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन दे रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, दे रहा है। तो ये बहुत, ये बोलने वाला बात नहीं बोल रहे हैं। अगर मैं आज भाजपा में हूँ तो मेरे गुरुजी मैं क्यों बोलता हूँ, उन्होंने सिखाया है। कमियां बहुत हैं हम सबों में, हम में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, मगर अपने दृष्टि को रखते हुए मेहनत करने के लिए उन्होंने तो सिखाया। कितना बदनामी होता है उनका, सब लोग क्या क्या बोलता है। जी जी बिल्कुल। विपक्ष के लोग तो बोलते रहता है, मगर जितना उपलब्धि इस देश के लिए इन 9 सालों में किया गया, कोई सा प्रधानमंत्री के समय में नहीं हुआ है। तेमनी साहब, आपने पूर्वोत्तर की विकास गाथा को प्रारब्ध के इस मंच पर सामने रख ही दिया। आपने मणिपुर की वर्तमान हालात पर भी अपनी बात कही। अब आपको जरा इन राजनीति और राजनीतिक बातों से मैं वापस चलते चलते समेट के ले आता हूँ आपके व्यक्तित्व पर। कल मैं आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करता हूँ, मैं आपको फेसबुक पर फॉलो करता हूँ, ट्विटर पर फॉलो करता हूँ।
आपने उत्तर प्रदेश यात्रा से ठीक पहले जो एक छोटा सा वीडियो कल ट्विटर पे, एफबी पे डाला, आपने खाने की बात की। भोजन संस्कृति भारत को, भारतीय परंपरा को, चाहे वो सनातन परंपरा हो, उसको एक करके रखती है। भोजन संस्कृति एक ऐसी है ना कि हमारे भावनाओं में, हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया है कि अगर नमक खा लिया तो फिर वो एक ऐसा जुड़ाव हो जाता है जो कि डीएनए तक पहुंच जाता है। तेंजिन साहब को एक युवा के रूप में, एक फूडी के रूप में क्या पसंद रहता है खाना, और कितने तरीके के खाने या पूरा भारत के खाने आपको ऐसे ही पसंद है? क्योंकि ये बात मैं तब कह रहा हूं कि आप अपने यहाँ के जब स्थानीय खानों की बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि आप सिर्फ यही खाते हैं। कल आपने जब अवध और अवधी कजिन की बात अपने पेज पे शुरू की तो ऐसा लगा आप इसको छोड़ के कुछ और खाते नहीं। तो क्या क्या है तेंजिन खाने के मामले में, भोजन संस्कृति को लेके? शर्मा जी, मैं देख रहा हूँ कि आपको ज़्यादा उत्साहित है कि हाँ, आपके मुंह में थोड़ा सा पानी आ रहे हैं हमारे ट्विटर के कारण। देखो, देखने में तो थोड़ा बहुत लड्डू की तरह देखता होगा, मगर वैसा है नहीं। थोड़ा कम खाता हूँ, फिर भी शौकीन हूँ जी। और आते ही पहले तो हमारे भाई साहब बनारसी वाला पान कत्था लगा के खिला दिया, मस्त है जी, बहुत बढ़िया है। जी जी। दिल्ली वाला पान से और यहाँ का पान बहुत अच्छा है। दूसरा बात, अवधी खाना जो है, हम लोग बहुत बार दिल्ली में भी मिलते हैं या कहीं और में भी, मतलब जितने भी रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, उनमें चलता है। मगर मैं जब से मेरे दोस्तों को और कहीं ना कहीं मेरे दूसरे समाज के लोगों को मैंने बोला कि लखनऊ जा रहा हूँ एक छोटे सा कार्यक्रम के लिए, हमें बुलाया गया है, तो सौभाग्य अटल जी की धरती में मैं अपने चरण रखूं, अपनी मस्तिष्क का प्रार्थना करूं वहाँ। तो बोला कि वहाँ खाना वहाँ जा, बोलते वो मिलता है, ये मिलता है, बहुत बढ़िया खाना मिलता है। गाड़ी में बोल दिया कि वेज कबाब भी मिलता है। तो वो सब चलो ठीक बात है, जाके ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि व्यंजनों का जो संस्कृति है, खान पान का, वो एक जुड़ाव करते हैं लोगों के बीच में। बिल्कुल। कि आप पूर्वोत्तर में भी आएंगे तो वहाँ के भी स्पेशल तरीका होता है, वेज फूड भी होता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ मीट मच्छी खाता है, वैसा बात नहीं है। हर एक लोगों की अपने टेस्ट के हिसाब से वो लोग करते हैं। तो उसी तरह लखनवी खाना भी बहुत बात सुना है इसके बारे में। बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो कोपचे में जाके एक छोटा बहुत खा लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ भोजन ही क्यों, आप अपने गेटअप से जिस तरीके से आपने गमछा ले रखा है, ये भी उत्तर प्रदेश की स्टाइल है, उत्तर प्रदेश और बिहार की स्टाइल है। उपाय नहीं है। तेंजिन साहब, आपने जितने बहुमुखी प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी हैं आप, उतने ही विचारात्मक रूप से भी समृद्ध हैं आप। और आपसे कोई बात शुरू की जाए, उसको ख़त्म कब किया जाए, संभवतः ये बड़ा एक कठिन है। लेकिन फिर भी समय की अपनी मर्यादाएं हैं, आपकी अपनी व्यस्तताएं हैं। आपने अपनी व्यस्तताओं के बीच प्रारब्ध को इतना समय दिया। आपका उत्तर प्रदेश की धरती पर, राम कृष्ण और शिव की धरती पर, बुद्ध की धरती पर एक बार फिर स्वागत करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नागालैंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और वरिष्ठ मंत्री नागालैंड सरकार के तेमजिन एमना एलांग साहब। हमें उम्मीद है कि आप इनकी बातों से, इनके विचारों से आप सबको जानने का एक अवसर मिला होगा। और अब हम ये नहीं कह सकते कि पूर्वोत्तर कोई ऐसा इलाका है भारत का जहाँ के बारे में हम कम जानते हैं। आप जैसे व्यक्तित्वों के सानिध्य में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, और आगे भी संभावना है। इसी के साथ प्रारब्ध के इस मंच पर इस वीडियो चर्चा सत्र को करते हैं समाप्त, और आप सभी को नमस्कार।